हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉडल सॉल्व पेपर 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जीके जीएस सेक्शन को सॉल्व कर लिया है। जीके जीएस के सेक्शन को हमने सॉल्व कर दिया है और आज हम हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम शुरू के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श वर्ड का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालु। जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आपको पता होगा कि हम इसको तालव्य स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा किस प्रकार का वर्ड है? तो तालव्य वर्ड है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कंठ की, तो जो क वर्ग होता है, ठीक है, जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का मतलब क्या हुआ? क वर्ग का मतलब हुआ जो क के लाइन में जितने सारे वर्ड आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या होते हैं? ये कंठ होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम च वर्ग की, ठीक है, जो च वर्ग होता है वो क्या होता है? वो तालु मतलब तालव्य वर्ड होते हैं। जो च वर्ग के वर्ड होते हैं वह तालव्य वर्ड होते हैं। ठीक है, मूर्धा 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 किनको बोला जाता है? किन वर्डों को मूर्धा बोला जाता है? ठीक है, तो देखिए, जो ट वर्ग होता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको मूर्धा बोला जाता है। ये मूर्धा वर्ड होते हैं। ठीक है, मूर्धन्य वर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है दंत वर्ड। ठीक है, दंत वर्ड किसको बोलते हैं? तो त वर्ग को हम क्या बोलते हैं? दंत वर्ड बोलते हैं। अच्छा, अब क्या बचा? प वर्ग। ठीक है, प वर्ग को हम क्या बोलते हैं? तो प वर्ग को, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो प वर्ग को हम क्या बोलते हैं? तो प वर्ग को हम बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ वर्ड बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से, मतलब होठों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? हमारा ऑप्शन है तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। ठीक है, तो जो पगड़ी है वो कौन सा शब्द है? तो ये देशज शब्द है। ठीक है, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो देशज शब्द है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि किसी स्थान विशेष पर या क्षेत्रीय भाषा जो बोलते बोलते क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, और तत्सम शब्द कैसे होते हैं? ये संस्कृत के शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? तो हमारा ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगर हम आप बीती का समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। इसमें कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद से क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है अपवाद, उड़ना, प्रभाव, पराजय। देखिए, इसमें बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओढ़ना। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अपवाद में लगा है, एक सेकेंड, अप। ठीक है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अप उपसर्ग लगा है। ठीक है, अच्छा, प्रभाव में, तो प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है, और पराजय में परा उपसर्ग लगा है। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा उपसर्ग लगा है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पे प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ना प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ना प्रत्यय। और ना प्रत्यय को लगा करके कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं? कैसे शब्द बनते हैं? जैसे पढ़ना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, चलना हो गया, इन सब में क्या है? इन सब में ना प्रत्यय लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? हमारा ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अनिश्चित काल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतकाल। अंकित ने गाना गाया होगा, इसमें कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है। अब भूतकाल में भी कौन सा, ठीक है, भूतकाल भी कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। काल को हम डिटेल में आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो काल जो भूतकाल है, अंकित ने गाना गाया होगा, इसमें भूतकाल है। अब भूतकाल में भी कौन सा भूतकाल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंकित ने गाना गाया होगा में कौन सा भूतकाल है, तब आप क्या बताएंगे? तो देखिए इसमें जो भूतकाल है वह है संदिग्ध भूत, ठीक है, संदिग्ध भूत, ठीक है, इसमें संदिग्ध भूत होता है। एक सेकेंड, संदिग्ध भूत, ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक का परासर्ग है। अपादान कारक का परसर्ग है, हमारा ऑप्शन है का, से, अलग होना, लिए, में, पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान मतलब बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम पढ़ते हैं कैसे, कर्ता ने कर्म को करड़ से, ठीक है, करड़ से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। तो जो अपादान होता है उससे कौन सा भाव आता है? अलग होने का भाव आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब क्या, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। कैंची किस प्रकार का शब्द है? तो जो कैंची है वह तुर्की शब्द है, ठीक है। चलिए तुर्की शब्द कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि नौकर हो गया, ठीक है, नौकर हो गया, उसके बाद से बहादुर हो गया, ठीक है, बहादुर हो गया, छतरी हो गया, ये सब तुर्की शब्द है, ठीक है, तुर्की शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ठीक है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हमको बताना है। हमारा ऑप्शन है इक, आ, ई, इ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ। अनुज में हम आ जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? आ प्रत्यय लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द होगा, ठीक है। इंद्रियों को वश में रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हमारा ऑप्शन है इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रदेव, ठीक है। तो इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या बोलेंगे हम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रियजीत। हम इसको क्या बोलते हैं? इंद्रियजीत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इंद्रजीत किसको बोलेंगे? इंद्रजीत किसको बोलेंगे? इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले को हम क्या बोलेंगे? इंद्रजीत बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इंद्रियातीत किसको बोलेंगे? इंद्रियातीत किसको बोलेंगे? जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, ठीक है। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके उसको हम इंद्रियातीत बोलेंगे। और इंद्रदेव आप सभी को पता है कि स्वर्ग तथा देवताओं के अधिपति हैं ये इंद्रदेव, ठीक है। तो स्वर्ग और देवताओं के अधिपति को हम क्या बोलते हैं? इंद्रदेव बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं, ठीक है। गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हमारा ऑप्शन है गौ प्लस आयक, गय प्लस यक, गौ प्लस यक, गय प्लस अक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गय प्लस अक, ठीक है। गय प्लस अक में क्या है? यह गायक का संधि विच्छेद है। अच्छा ये कौन सा संधि है? अगर पूछ दे कौन सा संधि है तो ये संधि है अयाधि संधि, अयाधि संधि, ठीक है। ये अयाधि संधि है, ठीक है। यहाँ पे कैसे आय हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ए, ठीक है, गय का ए, और उसके बाद से क्या हुआ है? प्लस अ, ठीक है। प्लस अ का क्या हो गया है? मिल करके आय हो गया है। क्या हो गया है? आय। तो इससे क्या बना है? गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाठशाला शब्द है, पाठशाला कैसा शब्द है? हमारा ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, तो जो पाठशाला है वह यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पाठशाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस शाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, हमारा ऑप्शन है कहाँ, कोई, यह, आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सर्वनाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बताया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर कहाँ की बात करें तो कहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर हम कोई की बात करें तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और आप कैसा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका और कौन कौन से इनकी रचना है? तो कुटज, ठीक है, कुटज इनका निबंध है। उसके बाद से देवदारू भी इनका निबंध है। ठीक है, फिर है अशोक के फूल, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बार बार पूछता है, अशोक के फूल। ये सब क्या है? ये सब हजारी प्रसाद द्वारा लिखे गए क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, आलम्बन, अनुभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचारी भाव। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 33 है। ठीक है, पूछ देता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हमारा ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय करता है। जैसे कि मान लीजिए समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? तो और हो गया, ठीक है, और, किंतु, ठीक है, इसलिए, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल, अलिकली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, पूछ रहा है कि इस लाइन जो, ये जो लाइन है, ये जो, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए हमारा ऑप्शन है रूपक, श्लेष, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पीछे वाले वीडियो में रूपक, श्लेष और उत्प्रेक्षा के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमारा ऑप्शन है अभिव्यक्ति, उपयुक्त, ऐतिहासिक, कवियत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बी है जो शुद्ध शब्द। उपयुक्त ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी सारे गलत लिखे गए हैं। चलिए एक एक को जान लेते हैं कि अभिव्यक्ति कैसे लिखी जाती है, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है और कवियत्री कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाता है। अभिव्यक्ति ऐसे अभिव्यक्ति लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता है, ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, चलिए अब कवियत्री कैसे लिखा जाता है? तो कवयित्री होता है। ध्यान दीजिएगा, कवयित्री होता है। ये बहुत बार देता है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये कवयित्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्ह है। यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह है। हमारा ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है, टोटल 20 है
विराम चिन्हों की संख्या। कभी कभी पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो भी आप कितना बताएंगे, 20 ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन है गति, चाल, नाम, बल, उद्देश्य, निशाना, सही, उद्देश्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य और निशाना। ये अनेकार्थक शब्द है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन किया गया है कि लक्ष्य के 2 अर्थ कौन कौन से हैं, तो उद्देश्य है और निशाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जो सौंदर्य और प्रेम के कवि किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को सौंदर्य और ये प्रेम के कवि माने जाते हैं। इनकी जो एक और इनकी जो फेमस रचना है वो कौन सी है, कामायनी। ठीक है, कामायनी, इनकी कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा ही यह लिखी गई है और ये क्या है, यह एक महाकाव्य है। और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो आंसू। ठीक है, आंसू इनकी रचना है। उसके बाद लहर, ठीक है, उसके बाद झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रामधारी सिंह दिनकर का अगर थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए रेणुका, उसके बाद से क्या हो जाएगा, हुंकार। हुंकार बहुत बार पूछा गया है कि हुंकार किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, हुंकार। उसके बाद से क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, उसके बाद रश्मि रथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, रश्मि रथी। ये सब इनकी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। ठीक है, ये सब फेमस है, इनके बहुत बार पूछे गए हैं। अच्छा मैथिली शरण गुप्त, अगर मैथिली शरण गुप्त का पूछे तो साकेत कई बार पूछा गया है, इनकी रचना है साकेत। ठीक है, भारत भारती, ये भी कई बार पूछा गया है, भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यशोधरा भी बहुत बार पूछा गया है, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। उसके बाद से त्रिपथगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, तो साकेत हो गया, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, त्रिपथगा। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए परिमल इनकी रचना है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, जूही की कली, ये भी कई बार पूछा गया है, जूही की कली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है पेड़ पर मैना बैठी है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। देखिए पेड़ पर मैना बैठी है, ये सही है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये भी सही है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह सही नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि उसके घर के पास मिठाई की दुकान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, हमारा ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विसर्ग संधि। यशोदा में कौन सी संधि है, तो यशोदा में विसर्ग संधि है। चलिए थोड़ा इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यशः धन दा। ठीक है, यशः प्लस दा मतलब क्या है, यहाँ पे विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ पे विसर्ग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। मनोहर हो गया, इसमें भी विसर्ग संधि है, क्या हो जाएगा, मनः धन हर हो जाएगा। ठीक है, मनोरंजन में भी विसर्ग संधि है, इसका क्या हो जाएगा, मनः धन रंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है सरल, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सरल शब्द कैसा शब्द है, तो रूढ़ शब्द है। अच्छा रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, तो जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जिन शब्दों को अगर हम खंडित करें तो उनका कोई अर्थ ना निकले, तो उसमें उसे कौन सा शब्द बोलते हैं, तो उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं
ठीक है, हमारा ऑप्शन है नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी और कविता। श्रव्य काव्य मतलब सुनने वाले काव्य। ठीक है, हम अक्सर कहानी को सुनते हैं और कविता को सुनते हैं, हमको कहानी को सुनना और कविता को सुनना अच्छा लगता है, तो ये किस काव्य के अंतर्गत आएगा? तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे के 25 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।